लैक्यूना जो होता है वो आपको इस ऑस्टियोसाइट सेल के वहां पे एक छोटा सा कैविटी जैसा होता है, कैविटी, हम उसी को कहते हैं लैक्यूना। ठीक है, और जो वहां पे स्पेस होता है उसको हम कहते हैं लैक्यूनर स्पेस। ये आप लोगों को डिटेल में आप 11th में पढ़िएगा। ठीक है, लैक्यूना क्या होता है, वो वहां पे कैविटी होता है बोन सेल्स में, बोन सेल्स के पास, तो वहां पे जो कैविटी है उसको लैक्यूना कहते हैं। ठीक है, और इसका डिटेल्ड जो स्ट्रक्चर है ये आप लोग 11th में स्केलेटल सिस्टम जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहां पे आप लोग पिक्चर्स के साथ आप लोग देखिएगा, हम वहीं पे लैक्यूना का टर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लैक्यूना इज जस्ट अ कैविटी प्रेजेंट इन द सेल्स। ठीक है, प्रेजेंट इन द एरिया, बोनी रीजन, बोन्स। ठीक है, एनीथिंग एल्स, और कुछ? हेलो, एक सेकंड, पानी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़े कार्टिलेज लिगामेंट्स की तरफ। सर एक ब्लड में पूछना है। पूछिए। सर सीरम क्या होता है? सीरम, सीरम जो होता है, देखिए, जैसे सीरम इज अ येलोइश फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, विच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है। अगर हम टेस्ट ट्यूब में ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं, पूरा का ब्लड को फिल कर लेते हैं और इसमें से ब्लड सेल्स को सेपरेट करेंगे। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, ब्लड सेल्स को जब सेपरेट करेंगे तो सारे ब्लड सेल्स नीचे आ जाएंगे, आरबीसी जितने भी हैं वो सारे नीचे आ जाएंगे, और ऊपर में एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, येलोइश फ्लूइड सेपरेट हो जाएगा, यानी ब्लड सेल्स और प्लाज्मा अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो प्लाज्मा यहाँ पे अलग हुआ है, हम इसी को सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। येलोइश ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जिसको हम सीरम कहते हैं, which contains all the materials which is present in the blood except blood cells and clotting factors. ठीक है, इसको हम सीरम कहते हैं। समझ में आया? यस सर। और कुछ? सच बताएं, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, सच में मन थक गया आज। बट आज हम लोग कोशिश करेंगे पूरा का पूरा आज कनेक्टिव टिश्यू भी खत्म हो जाए और साथ साथ टिश्यू चैप्टर भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्टिलेज। अब आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं, बोन्स तो हो ही गया, अब बचा क्या है, लिगामेंट बचा है, कार्टिलेज बचा है और एरियोलर टिश्यू वगैरह वगैरह बचा है। तो अगर बात करें लिगामेंट एंड टेंडन एंड कार्टिलेज का, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, चलो, लिगामेंट्स क्या होता है, लिगामेंट्स क्या करता है?
लिगामेंट्स का काम होता है यहाँ पे, लिगामेंट्स का काम होता है टू कनेक्ट बोन टू बोन। एक हड्डी को दूसरे हड्डी से कनेक्ट करने का काम होता है आपका लिगामेंट का। दूसरा, अगर हम बात करें टेंडेंस का, तो टू कनेक्ट बोन टू मसल या मसल टू बोन, ठीक है, हम उसको कहेंगे टेंडन। उसके बाद हम क्या कहेंगे, कार्टिलेज किसको कहेंगे, कार्टिलेज टू कनेक्ट द बोन्स विथ जॉइंट्स। यहां पे हम मसल टू मसल भी लिख सकते हैं, मसल टू मसल, और यहाँ पे हम बोन टू बोन भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपने ऊपर है। लेकिन कार्टिलेज जो है वो क्या होता है, दो हड्डियों के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, दो हड्डियों के बीच में प्रेजेंट होता है, दैट इज योर कार्टिलेज। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बोन्स टू बोन्स ये कर रहा है ओरिजिनल में, और ये मसल टू मसल कर रहा है, ठीक है, ये कह सकते हैं बिल्कुल भी। तो ये था आपका नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडेंस। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे एरियोलार, ठीक है, इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं, इतना जान लीजिए काफी है, ठीक है। इसके बाद आता है एरियोलार। एरियोलार क्या है, एरियोलार को हम कहते हैं सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं, एरियोलार को हम कहते हैं सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर एक और क्वेश्चन पूछना है। पूछिए। सर जब प्लेटलेट्स ब्रस्ट करते हैं तो वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, तो सर वो किस टाइप के केमिकल्स होते हैं? प्लेटलेट्स जब बर्स्ट करते हैं तो केमिकल्स रिलीज करते हैं। कहाँ ये सब पढ़ रहे हैं आप लोग? सर बुक से। कौन से बुक्स आपके बुक में है, ये सिलेबस में है ये? कोई बात नहीं, बता दे। एक सेकंड और शिट यार, एक मिनट। देखिए हमारे जो प्लेटलेट होते हैं, प्लेटलेट किस केस में ब्लास्ट करते हैं, किस केस में बताइए, हम आपको बताते हैं आगे चल के। यस, प्लेटलेट्स के बारे में कुछ बताइए हमें। मैडम। यस सर। बताइए उसके बाद, इसके अलावा कुछ। अच्छा छोड़ो, सब छोड़ो। एक बात बताइए कि जो प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या होता है? यस प्लीज। सर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मटेरियल। नो, क्लॉटिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। यानी जब प्लेटलेट का एकमात्र काम है ब्लड क्लॉटिंग, और उसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वो रिलीज करता है, केमिकल फैक्टर्स, एंड दैट वी कैन कलेक्टिवली कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स। थ्रोम्बोप्लास्टिन, CP4, ऐसे CP4 तो हम एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, CP4 नहीं है वो, बट हम ये कह सकते हैं जनरली कि वो क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करता है, ठीक है, या हमारे थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, ठीक है, ये सब चीजें हम बोल सकते हैं क्योंकि वो क्लॉटिंग में मदद करता है। देखिए हमारे जब ब्लड है, यहाँ पे ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में होते हैं एंडोथेलियल लाइनिंग। आपको पता है एंडोथेलियल लाइनिंग होता है, पता है कि नहीं पता है? बोलो हाँ या ना, पता है आपको कि एंडोथेलियल लाइनिंग होता है ब्लड वेसल्स में? बोलो पता है कि नहीं? नहीं पता होगा, पता होना चाहिए क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे एंडोथेलियम होते हैं और इसके अंदर आते हैं WBC सेल्स।
इसके अंदर आते हैं प्लेटलेट्स, इसके अंदर आते हैं आरबीसी। ठीक है, ये जब प्लेटलेट्स यहाँ पे आते हैं तो ये सारे प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक हुआ है, कट गया है, तो यहाँ पे आकर प्लग फॉर्म करने लगेगी प्लेटलेट। तो ये पहले तो ये यहाँ से सिग्नल भेजेगा कुछ केमिकल, अगर ये रप्चर नहीं हुआ है तो, और वो क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो रिलीज नहीं करेगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे टूटा है, ब्रेक हुआ है, यहाँ से कोई केमिकल सिग्नल नहीं आ रहा है उसको, तो क्या करेगा, यहाँ से वो क्लॉटिंग फैक्टर के मदद से वो अब क्लॉट करना शुरू कर देगा। सो it is having some factor, it is having some chemical that we can collectively called as clotting factors। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम एडीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एडीपी मॉलिक्यूल्स आते हैं अटैचमेंट के वक्त एनर्जी के लिए। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्रोथ में मदद करता है, तो और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, समझ में आया? यस यस सर। और कुछ? जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास। सर कोलेजिनियस प्रोटीन्स भी होते हैं क्या? कोलाजिनस प्रोटीन, हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कोलाजिन फाइबर से बने रहते हैं कोलाजिनस प्रोटीन्स। ठीक है, कोलाजिन से बने रहते हैं, इसीलिए कोलाजिनस प्रोटीन कहलाते हैं। खैर चलिए आगे बात करते हैं एरियोलार टिश्यू। एरियोलार टिश्यू, एरियोलार टिश्यू हम किसको कहेंगे? लूज कनेक्टिव टिश्यू, सिंपल कनेक्टिव टिश्यू को हम इसको कहेंगे। इसको किसको कहेंगे? सिंपल कनेक्टिव टिश्यू को हम कहेंगे। सिंपल कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं? एरियोलार टिश्यू कहते हैं, सिंपल कनेक्टिव टिश्यू को। दूसरी चीज यहाँ पे ये हमारे स्किन से मसल को कांटेक्ट में लाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? स्किन से मसल के कांटेक्ट में लाते हैं। तो कॉन्टैक्ट स्किन टू द मसल। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है? प्रेजेंट नियर द ब्लड वेसल्स, प्रेजेंट नियर द ब्लड वेसल्स, ये हम लिख सकते हैं। फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? फिर लिख सकते हैं प्रेजेंट नियर ब्लड वेसल्स, फिर सपोर्ट ऑर्गन्स, हेल्प्स इन रिपेयर। हम क्या लिख सकते हैं? सपोर्ट्स, हेल्प इन रिपेयर मैकेनिज्म, हेल्प्स इन रिपेयर मैकेनिज्म। देखिए, एरियोलार टिश्यू बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये बहुत ही लूज कनेक्टिव टिश्यू भी हम इसको कह सकते हैं। एरियोलार टिश्यू को क्या कह सकते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू नोट कर लीजिए। ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं आप लोगों को, ये काफी है। और इसके अलावा आप लोगों को क्या पढ़ना होगा? इसके अलावा आप लोगों को जानना जरूरी है एडिपोज टिश्यू के बारे में। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर, अच्छा ये एरियोला जो टिश्यू है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? कोई नेम कर सकता है? आपके एनसीईआरटी के बुक में शायद ये डायग्राम दिया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो मुझे बताइए कि उसमें क्या क्या दिया है, इसमें क्या क्या हो सकता है इस सेल के अंदर। इस टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? कोलाजन फाइबर हो सकता है। कलर चेंज कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी। हाँ,
सर WBC। हाँ WBC हो सकता है, ठीक है, WBC सेल्स भी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है यहाँ पे? माइक्रोफेज। माइक्रोफेज नहीं, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज तो WBC का ही एक पार्ट है। मैक्रोफेज, मैक्रोफेज इज नथिंग बट मोनोसाइट, जो कि WBC का एक सेल है, ठीक है, मोनोसाइट, उसी को मैक्रोफेज कहते हैं। रेटिकुलर फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, मास्ट सेल्स, फैगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये है एरियोलार टिश्यू, इलास्टिन फाइबर्स, ओके। फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रस सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट डेड होते हैं, ऑलमोस्ट डेड नहीं, मतलब वो स्ट्रेंथ के लिए होता है, वहां पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट विच वन, एडिपोज टिश्यू। स्क्रीनशॉट ले लो। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू क्या होता है? ये पहला नंबर तो आपको स्किन के बीनीथ में प्रेजेंट होता है, यानी हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ठीक है, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। उसके बाद ये क्या कर सकता है? शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, स्टोर फैट, स्टोर्स फैट, ठीक है, फैट को स्टोर करेगा। उसके बाद कहां पे प्रेजेंट होता है ये? प्रेजेंट बिटवीन ऑर्गन एंड स्किन, तो प्रेजेंट बीनीथ द स्किन या प्रेजेंट बिटवीन ऑर्गन एंड स्किन। क्यों? आई विल टेल यू द रीजन। देखो, बाहर से कोई आ रहा है, कोई एक्सटर्नल ट्रॉमा, मान लीजिए हमारे लंग्स है, ठीक है, हमारा किडनी है या हमारा लिवर, कुछ भी एक ऑर्गन है, क्या हो रहा है? बाहर से कोई, इट हेल्प इन स्टोरेज, बॉडी शेप, इंसुलेशन, शॉक एब्जॉर्प्शन, ये सही है। तो बाहर से कोई प्रेशर आ रहा है, फोर्स आ रहा है, आपका पेट में किसी ने घुसा मार दिया, एडिपोज टिश्यू है, पहले टिश्यू डैमेज होगा, उसके बाद कोई ऑर्गन में अटैक होगा, ठीक है। यानी बाहर से आने वाले ट्रॉमा को झेलने के लिए वहां पे एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर इसीलिए इसको कहते हैं। सो वी कैन राइट कि एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे स्टोरेज, हेल्प इन स्टोरेज, हेल्प्स इन स्टोरेज, और क्या? स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड ग्लोब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद ये क्या प्रोवाइड करता है? एक्ट एज इंसुलेटर, एक्ट एज इंसुलेटर एंड protect us from external cold, बाहर से आने वाले ठंडा से बचाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि ये ना ही बाहर से एक्सेसिव ठंड आने देगा और ना ही बाहर से एक्सेसिव गर्मी। अगर स्किन पे गर्मी लगेगी तो हमें गर्मी लगेगी, पसीना छूटेगा, लेकिन इंसुलेशन का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल को पास होने ना दे। हमारे घर में, आप लोगों के घर में एक ब्लैक या रेड या ब्लू कलर का टेप होगा जो हम लोग तार पे लगाते हैं, उसको कहते हैं इंसुलेशन टेप। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें लाइन पास नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, बैड कंडक्टर होता है। सिमिलरली इंसुलेटर का मतलब होता है यहाँ पे क्या करेगा? बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देगा या फिर बाहर से ठंडा को अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? बीच में प्रोटेक्शन करेगा। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं
कि थर्मल रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? थर्मल रेगुलेशन, यानी हीट को रेगुलेट करने के लिए। थर्मल रेगुलेशन, बॉडी से हीट को एस्केप होने नहीं देगा। सो दैट इज योर एडिपोज टिश्यू, दैट इज योर एडिपोज टिश्यू। क्लियर है? स्क्रीनशॉट प्लीज। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं न्यूरल टिश्यू, लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। न्यूरल टिश्यू, चलिए, तो न्यूरल टिश्यू हम किसको कहते हैं? न्यूरॉन्स को कहते हैं। न्यूरॉन्स हमारे, अच्छा, न्यूरल टिश्यू यानी, लेट मी सिट, बहुत पैर में दर्द हो रहा है, सुबह से खड़े हैं। ओके, नाउ व्हाट इज न्यूरल टिश्यू? सो न्यूरल टिश्यू इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। हमारे जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो इकट्ठा मिल जाते हैं और टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, और उसको कहते हैं न्यूरल टिश्यू। ओके, न्यूरॉन्स क्या है उसको समझना जरूरी है। तो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन सेल्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रेन सेल्स को हम न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। किसको? ब्रेन सेल्स को। ब्रेन सेल्स को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। ये जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, ये जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं, ये बहुत ज्यादा होता है, यानी बिलियंस में होता है, ठीक है, बिलियंस, बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है नर्व सेल, न्यूरॉन्स। ये किसके लिए होता है? तो बाहर से आने वाले स्टिमुलस, बाहर से आने वाले इंफॉर्मेशन को ब्रेन में ले जाकर उसको प्रोसेस करके, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। यानी मान के चलिए, क्या मान के चलना है आपको? मान के चलिए कि मुझे किसी ने खींचकर थप्पड़ मारा, ठीक है, खींचकर थप्पड़ मारा। जब किसी ने थप्पड़ मारा या किसी ने मुझे छुआ, छूते ही वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गया, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ गया? ब्रेन तक गया, और ब्रेन से वापस इंफॉर्मेशन आया कि दर्द हो रहा है, वापस इंफॉर्मेशन है किसी ने छुआ। ये इंफॉर्मेशन यहां से ब्रेन तक, और ब्रेन को यहां तक ब्रेन से यहां तक लाने वाला कौन होते हैं? वो होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। यानी एक तार है, केबल, तार आपने पढ़ा होगा, जैसे स्विच ऑन करते हैं, तार है कनेक्टेड, वहां से लाइन गया कंप्यूटर में, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है। सेकेंड्स तो बहुत ज्यादा बोल दिया, ठीक है, मिली सेकेंड्स में होता है, ठीक है, मिली सेकेंड्स भी बहुत ज्यादा बोल दिए, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा तार की तरह होता है, केबल वायर की तरह होता है, ठीक है। और हमारा ब्रेन क्या है? हमारा ब्रेन है सीपीयू। हमारा ब्रेन क्या है? सीपीयू है कंप्यूटर का। हमारा बॉडी एक कंप्यूटर का पूरा हिस्सा है, तो हमारा ब्रेन क्या है? सीपीयू है। वहां से सारे तार पूरे बॉडी में कनेक्टेड है, जैसे सीपीयू से सारे तार मॉनिटर में, माउस में, कीबोर्ड में, प्रिंटर में कनेक्टेड रहते हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन से सारे न्यूरॉन्स पूरे बॉडी में कनेक्टेड रहते हैं। समझ में आ रहा? किसी ने इंफॉर्मेशन दिया मुझे, किसी ने मारा, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गया, ब्रेन से वापस आया, ये सब चीजें यू होता है, यू, और ये ब्रेन सेल्स करता है, न्यूरॉन्स करता है, और इन्हीं के कलेक्शन को, ठीक है, न्यूरल टिश्यू कहा जाता है। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनमें 3 बेसिक पार्ट्स होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है? 3 बेसिक पार्ट्स होता है। अच्छा चलो एक और चीज बता दें, व्हाट इज स्टिमुलस?
स्टिमुलस हम किसको कहते हैं और इम्पल्स हम किसको कहते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलस एंड इम्पल्स? स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस जो बाहर से आने वाले हैं, बाहर से जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्टिमुलस वो होते हैं जो बाहर से आने वाले इंफॉर्मेशन होते हैं, उनको हम स्टिमुलस कहते हैं। इम्पल्स किसको कहते हैं? इम्पल्स जब बॉडी के अंदर एंटर करके और बॉडी में जो सिग्नल पास हो रहा है उसको कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनसाइड द बॉडी, उसको कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम थप्पड़ मार रहे हैं, ठीक है, थप्पड़ ऐसे हवा से मारकर ऐसे टच किया, टच किया, थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ क्या है? वो ये स्किन ये पर पड़ रहा है, वो इंफॉर्मेशन है थप्पड़ का, वो क्या है? स्टिमुलस है। या हमने क्या किया, कोई बोल रहा है भागो, तो भागो ये बोल रहे हैं और ये मेरे कानों तक पहुंच रहा है, तो ये जो शब्द है ये क्या है? ये है स्टिमुलस। और ये कान के अंदर गए, कान के सेल्स में घुस गए और वहां से क्या हुआ, वहां न्यूरॉन के पास चले गए और न्यूरॉन ने उसको ब्रेन तक भेजा और ब्रेन से आया कान के मसल्स के पास और बोल रहा है क्या, भागो। तो ये अंदर में कौन प्रोसेस कर रहा है? वो अंदर में प्रोसेस कर रहा है ब्रेन, और जो अंदर में मूव कर रहा है इंफॉर्मेशन वो है इम्पल्स। और बाहर से जो भागो आया वो है स्टिमुलस। समझ में आ रहा है? क्लियर? समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनिए बात। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं इसके तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है डेंड्राइट्स, दूसरा होता है सेल बॉडी और तीसरा होता है एक्सॉन। ठीक है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन। डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन स्टिमुलस को क्या करता है, रिसीव करता है। सेल बॉडी क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और एक्सॉन क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिट करता है, या हम कह सकते हैं कंडक्ट करता है, दूसरे न्यूरॉन को देता है। यस यस यस, सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज साइटोन। सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज साइटोन। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज साइटोन। ठीक है, सो डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन। डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। डेंड्राइट्स क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, स्टिमुलस को क्या करता है, रिसीव करता है। सेल बॉडी क्या करता है, उसको प्रोसेस करके, एक्सॉन क्या करता है, उसको कंडक्ट करता है। तो ये है तीन पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स। और ये किस लिए होते हैं, न्यूरल इंफॉर्मेशन, यानी ये कोई भी बाहर से आने वाले इंफॉर्मेशन को अंदर लेकर उसको प्रोसेस करके उसको दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ऐसे ही एक दूसरे से भेज भेज कर इंफॉर्मेशन ब्रेन तक और ब्रेन से मसल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। या स्ट्रक्चर आप लोग स्ट्रक्चर पढ़ाएं? चलो स्ट्रक्चर एक बार हम बता ही देते हैं छोटा सा। ठीक है, देखो पहले हम बनाते हैं सेल बॉडी। ये क्या है, ये है सेल बॉडी।
ठीक है, तो ये है टिपिकल न्यूरॉन। क्या है? ये है टिपिकल न्यूरॉन। छोटा सा हमने न्यूरॉन बनाया है, ज्यादा अच्छा नहीं बन पाया है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू ड्रॉ। ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन है, इसके 3 पार्ट्स, सारे पार्ट्स हम लेबल कर देते हैं और आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, पहला पार्ट यानी ये जो डंडा दिख रहा है, ये जो फिंगर लाइक डंडा देख रहे हैं आप सब, ये क्या है? ये है डेंड्राइट्स। डंडा यानी डेंड्राइट्स। ये सब क्या है? ये सब है आपके डेंड्राइट्स। ठीक है, ये जो सेंटर में देख रहे हैं क्या है? ये है आपका सेल बॉडी। सेल बॉडी। और ये पूरा क्या है? एक्सॉन। फ्रॉम राइट हियर टू हियर इट इज एक्सॉन। ठीक है, और एक्सॉन का ये एंड पार्ट है, इसीलिए इस पर्टिकुलर पार्ट को कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल। नाउ यहां से सिग्नल क्या करता है? रिसीव करता है। ये क्या करता है? यहां से इंफॉर्मेशन आता है, तो ये डेंड्राइट चारों तरफ से क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है। और ये क्या है? ये सेल बॉडी है, यहाँ पे सब प्रोसेस होता है और उसके बाद ये मूव करता है, सारा इंफॉर्मेशन मूव करता है इस एक्सॉन के थ्रू, इसके पास आता है। और हर एक इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। और इसी नॉब से दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड रहता है। मान लीजिए इस तरह से दूसरा न्यूरॉन, यहाँ पे इस तरह से दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड रहता है। सर वीडियो ब्लर है। दिखाई पड़ रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ओके, सो ये क्या है? ये डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है, यहां से इंफॉर्मेशन सब लेता है और इंफॉर्मेशन लेकर यहाँ पे प्रोसेस होता है। और इस ब्लू कलर का दिख रहा है डंडा, ये एक्सॉन है, इसके थ्रू ये एंटर करता है इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में। और इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल का सिनेप्टिक नॉब। ये पूरे एरिया को हम लोग कहेंगे एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, क्या है? ये एक्सॉन टर्मिनल है। और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। और इसी से हमारा दूसरा न्यूरॉन, हर एक सिनेप्टिक नॉब से हर एक डेंड्राइट या दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड रहता है। और ये इंफॉर्मेशन डेंड्राइट ने रिसीव किया, प्रोसेस करके एक्सॉन में ले गया और फिर ये सिनेप्टिक नॉब के थ्रू दूसरे न्यूरॉन को दे दिया, यहाँ से दूसरे न्यूरॉन को दिया, यहाँ से दूसरे न्यूरॉन को वो पहुंचा दिया गया। अब ये न्यूरॉन जाएगा इसी तरह से और वो प्रोसेस करके फिर दूसरे में भेजेगा। इस तरह से हमारा न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन पास होते रहते हैं। आप जो ये देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये इसको कहते हैं माइलिन शीथ। ये कनेक्टेड रहता है हमारे एक्सॉन के ऊपर, ये इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, और यहीं से आपको इम्पल्स जो आते हैं यहाँ पे वो ऐसे बाउंस करके मूव करते हैं। ऐसे क्या करते हैं? बाउंस करके मूव करते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन कंडक्ट करने के लिए होता है ये एक्सॉन, ये प्रोसेस करने के लिए होता है सेल बॉडी, और ये होता है आपको रिसीव करने के लिए डेंड्राइट्स। ठीक है, क्लियर है? आपके 9th के लिए इतना काफी है न्यूरल टिश्यू। और आगे हम लोग 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों को इससे भी और ज्यादा डिटेल्ड पार्ट्स, स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो यहीं तक होता है आपका चैप्टर एंड। चैप्टर हो गया खत्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए न्यूरॉन का और डायग्राम बना के मुझे भेज दीजिए लेबल करके। कोई डाउट? और जो सिग्नल जो यस टुडे, आज के आज
ये जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, ठीक है, ओके। तेरे नैनों से नैना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके बाद पूरे बोर्ड का हम स्क्रीनशॉट देंगे, मतलब ले लीजिएगा, फोकस कर देंगे। यस, चलो फोकस करो। हो गया, ले लीजिए पूरे स्क्रीन का। सिनैप्स, देखो हमारे एक न्यूरॉन और दूसरे सिनेप्टिक नॉब, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसको कहते हैं सिनैप्स। ये दो थिन जंक्शन पॉइंट है, थिन गैप या जंक्शन पॉइंट बिटवीन द ए वन न्यूरॉन टू अनदर इज कॉल्ड सिनैप्स, ठीक है, उसको हम सिनैप्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? मान लो देखो ये है आपका एक सिनेप्टिक नॉब और ये दूसरा क्या है, दूसरा डेंड्राइट्स का ये एक पार्ट है, ठीक है। इसके बीच में जो गैप है ना इसको कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और इसी पॉइंट को हम सिनैप्स कहते हैं। इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। और ये जो गैप है इसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। यहीं से सिग्नल्स पास होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं दूसरे न्यूरॉन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो नोड ऑफ रेनवियर क्या है। तो नोड ऑफ रेनवियर इज नथिंग बट, सी आपके पास माइलिन शीथ है, यहाँ पे ये माइलिन शीथ है, ये दूसरा माइलिन शीथ है, इन दोनों के बीच में हल्का सा गैप होता है, इस गैप को ही हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, ठीक है। इस गैप को क्या कहते हैं, हल्के से यहाँ पे गैप है ना, इस गैप को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैसे जनरेट होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये सब चीजें 11th स्टैंडर्ड के लिए है। अभी आप लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम और होते हैं, क्लोराइड होते हैं, वो एक्सचेंज होती है तो जनरेट होता है, लेकिन इसके पीछे कुछ थियरीज हैं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो 11th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ लीजिएगा। यही है मेडुलरी शीथ, ये जो कवर है ना इसी को कहते, इसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना ये है आपका निजल ग्रैन्यूल। एक्चुअली ये निजल ग्रैन्यूल जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फ्रैगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी को हम कहते हैं निजल ग्रैन्यूल, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये है आपका निजल ग्रैन्यूल। ये क्या होता है, दिस इज द फ्रैगमेंट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यस, इट कंटेन्स राइबोसोम, ऑफ कोर्स it contains ribosomes. Anything else? Okay, चलो हो गया, all right. अच्छा, न्यूरोफाइब्रिल, ओके। न्यूरोफाइब्रिल क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे कुछ फाइबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, थिन लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, और उसी को कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। फाइबर्स विच इज प्रेजेंट इन द न्यूरॉन इज नोन एज न्यूरोफाइब्रिल्स, ठीक है। अनुष्का और कुछ? नो, ओके ओके, हो गया, चलो
यहाँ के आज के लिए इतना काम। आज का क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, चैप्टर हो गया खत्म। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, व्हाई डू वी फॉल इल। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।